स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास हमारे अतीत थर्ड अध्याय का संख्या 3 है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। हिंदी मीडियम अभ्यास पुस्तक के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम आंसर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। फिर से याद करें, पहला प्रश्न है निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। जैसे यहाँ पर दे रखे हैं रैयत, ग्राम समूह, महाल, किसान। इनको हमें सीधा जो जिससे मिलान करना है वो इस प्रकार, जैसे रैयत किसानों से हैं, मिलान करेंगे। महाल ग्राम समूह को कहा जाता है। निज बागान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती निज होती हैं। रैयतों की ज़मीन पर खेती रैयती कहलाती हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान भरें। तो यहाँ पर रिक्त स्थान भरने के पश्चात इस प्रकार भरेंगे हम। पहला है यूरोप में वुड उत्पादकों यह नील के आयात से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। दूसरा है 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग औद्योगिकरण के कारण बढ़ने लगी थी। अगला है रिक्त स्थान में भरेंगे कृत्रिम रंगों की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। अगला है चंपारण आंदोलन नील बागान मालिकों के खिलाफ था। इस प्रकार हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। अगला प्रश्न है आइए विचार करें। प्रश्न संख्या 3 है स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी, जो कि है जिसमें राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। जमींदारों को किसानों से राजस्व इकट्ठा कर कंपनी के पास जमा कराने का काम दिया गया। जमीनों की राजस्व राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई। किसानों से भूमि संबंधी अधिकार छीन लिए गए, जिससे किसान जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए। वे अपनी ही ज़मीन पर मजदूरों की तरह काम करने लगे। अगला प्रश्न है महालवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे थी, अलग थी। तो निम्न प्रकार अलग थी। स्थायी बंदोबस्त में व्यक्ति विशेष की ज़मीन की मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर राजस्व का निर्धारण किया गया था। वहीं दूसरी तरफ महालवारी व्यवस्था में राजस्व का भुगतान पूरे गांव, जिसे महाल कहा जाता था, के द्वारा किया जाता था। अगला पॉइंट है स्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व को निश्चित कर दिया गया, जिसको भविष्य में भी बढ़ाया नहीं जा सकता था, जबकि महालवारी व्यवस्था में समय समय पर भू राजस्व का पुनर्मूल्यांकन किया जाना था। अगला है स्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व के संग्रह करने की जवाबदेही जमींदारों की थी, जबकि महालवारी व्यवस्था में यह जवाबदेही जमींदारों की थी, जबकि महालवारी व्यवस्था में यह जवाबदेही गांव के मुखिया की थी। अगला प्रश्न है राजस्व निर्धारण की नई मुद्रा व्यवस्था के कारण पैदा हुई 2 समस्याएं। तो इसके कारण जो समस्याएं पैदा हुई थी, पहली है जमीन से होने वाली आय को बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया। किसान राजस्व नहीं चुका पा रहे थे तथा गांव छोड़कर भाग रहे थे। दूसरा है मुद्रा व्यवस्था से किसानों को उम्मीद थी कि यह नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगला है प्रश्न संख्या 6 रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। तो इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला है किसानों को नील की खेती करने के लिए अग्रिम ऋण दिया जाता था, परंतु फसल कटने पर कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर किया जाता था, जिससे वे अपना ऋण नहीं चुका पाते थे और कभी न खत्म होने वाले कर्ज के चक्कर में फंस जाते थे। दूसरा कारण है बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे उपजाऊ खेतों पर नील की खेती करे, लेकिन किसानों को नील की खेती करने के लिए अतिरिक्त मेहनत तथा समय की आवश्यकता होती थी, जिस कारण किसान अपनी अन्य फसलों के लिए समय नहीं दे पाता था। अगला प्रश्न है किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। तो जो परिस्थितियां हैं वो हैं, पहली है मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से मना कर दिया। रैयतों ने निर्णय किया कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्ज लेंगे और न ही बागान मालिकों के लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। कंपनी द्वारा किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिशों को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन माना। अगला है नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए बनाए गए नील आयोग ने भी बागान मालिकों को जोर जबरदस्ती करने का दोषी माना और किसानों ने को सलाह दी गई कि वे आर्थिक वर्तमान अनुबंधों को पूरा करें तथा आगे से वे चाहे तो नील की खेती को बंद कर सकते हैं। इस प्रकार बंगाल में नीले का उत्पादन धराशायी हो गया।
अगला है आइए करके देखें। प्रश्न संख्या 8 है चंपारण आंदोलन और महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करें। तो आंसर लिखेंगे अफ्रीका से वापसी के बाद गांधी जी चंपारण के नील उत्पादक किसानों के बीच उनकी समस्याओं को जानने के लिए पहुंचे थे, जिसमें गांधी जी नील उत्पादक किसानों के विरोध को अपना समर्थन दिया। गांधी जी भारत में अपना पहला सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया, जो कि नील उत्पादक किसानों के समर्थन में बागान मालिकों के विरुद्ध था। सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और नील उत्पादक किसानों की जीत हुई तथा गांधी जी के सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। अगला है प्रश्न संख्या 9 भारत के शुरुआती चाय या काफ़ी बागानों का इतिहास देखें। ध्यान दें कि इन बागानों में काम करने वाले मजदूरों और नील के बागानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन में क्या क्या समानताएं या फ़र्क थे। तो आंसर लिखेंगे चाय बागानों में मजदूरों को अनुबंधों के आधार पर रखा जाता था, जबकि नील बागानों में ऐसा नहीं था। दूसरा है चाय या काफ़ी बागानों में पूरे वर्ष काम होता था, जबकि नील बागानों में फसल कटाई या बुआई के समय अधिक काम होता था। चाय या काफ़ी बागानों में मजदूर अनुबंध की अवधि के दौरान बागानों से बाहर नहीं जा सकते थे, जबकि नील बागानों में ऐसा नहीं होता था। विद्यार्थियों, इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो छात्रों, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उससे इस वेबसाइट पर जाकर के इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।